जिंदगी एक घराट है और स्त्री उस घराट को चलाने वाली पानी की कूल। नमस्कार दर्शकों, हमारी आज की मेहमान द्वारा पिरोई गई इस गहन और खूबसूरत कविता के साथ महिला शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ हिना जोशी। आज महिला शक्ति कार्यक्रम की खास मेहमान सुप्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका, शिक्षिका, भाषाविद और गढ़वाली भाषा की संरक्षक बीना बेंजवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित है। मैडम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीना बेंजवाल जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं चंद शब्दों में उन्हें अपने दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी। आप गढ़वाली लोक भाषा की संवाहिका हैं और आपने अपनी लेखनी से गढ़वाली और हिंदी साहित्य को नई ऊंचाई दी है। बीना बेंजवाल जी विगत कई वर्षों से लेखन में सक्रिय हैं। आपकी रचनाएं महिला विमर्श, समसामयिक मुद्दों और लोक भाषा की खुशबू से सराबोर हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर आपकी कविताओं और चर्चाओं का नियमित प्रसारण होता रहा है। आपके चर्चित कृतियों में मुट्ठी भर बर्फ, कमेड़ा आखर शामिल हैं। आपने गढ़वाली हिंदी और गढ़वाली हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया है, जो कि गढ़वाली भाषा को बचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। आपने विश्व की 54 कवयित्रियों की कविताओं का गढ़वाली भाषा में अनुवाद भी किया है। आप गढ़वाली मासिक पत्रिका धात की फीचर संपादक भी हैं। लोक भाषा साहित्य को समर्पित इस अनवरत यात्रा के लिए आपको आदित्य राम नवानी भाषा प्रोत्साहन सम्मान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा KVS नेशनल इंसेंटिव अवार्ड, पीताम्बर दत्त बर्थवाल भाषा सम्मान और कन्हैयालाल दंडरियाल लोक भाषा सम्मान जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया है। बीना बेंजवाल जी की लेखनी सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि हमारी जड़ों और संस्कृति की एक सशक्त अभिव्यक्ति है। मैम, आपकी जितनी तारीफ करी जाए, आपकी लेखनी की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। कार्यक्रम को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे यही जानना चाहेंगे, आपके आरंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में आप हमें बताएं। हिना जी, आरंभिक जीवन, मेरा जो जन्म है वो केदार घाटी में देवशाल गांव में हुआ है। लेकिन उसके बाद हम लोग पिताजी के साथ कालसी आ गए थे और कालसी से पिताजी का जब प्रमोशन हुआ वो पीलीभीत गए, तो हम लोग पुनः अपने गांव चले गए। तो गांव गए तो गांव में बचपन बीता। गांव में स्कूल नहीं था, तो गांव के पास बणसू जागधार गांव है, बणसू, वहाँ प्राइमरी स्कूल था। तो माँ ने एडमिशन वहाँ करवाया। तो उस समय गांव की जो लड़कियाँ थी बहुत कम, मेरे बैच में तो मैं अकेली थी, स्कूल जाती थी। तो प्राइमरी एजुकेशन मेरी बरसू से शुरू हुई। उसके बाद 2 साल मैंने पढ़ाई की चाचा जी के साथ। कर्णप्रयाग के पास कोटी जेटा चाचा जी वहाँ टीचर थे, तो मैं वहाँ पढ़ाई मैंने की। और 9th से फिर MA BEd मेरा गोपेश्वर से हुआ। अच्छा, तो गोपेश्वर में लंबा कार्यकाल मतलब रहा जीवन का, अध्ययन का, पढ़ाई का। तो ये है कि जो बचपन जो गांव में बीता, जिस तरह से पहाड़ को देखा, तो वो सारी चीज़ें, फिर गोपेश्वर आना, और गोपेश्वर आकर ये हुआ कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी की मेंबरशिप ली। तो पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो वो किताबों से जुड़ा हुआ। अच्छा, ये पढ़ने का शौक बचपन से ही था आपको या एक हाँ, टाइम के बाद डेवलप हुआ? हाँ, बचपन से ऐसा हुआ। मैंने कहा ना कि गांव में रही, तो जैसे कच्चे फर्श होते थे तो मैं अपनी डंडियाली लिप रही थी एक दिन, तो चाचा जी लोगों की ये हिंदी की कोई किताब, गद्य संकलन मेरे हाथ लगा। बहुत मतलब प्राइमरी में 4th 5th में रही होंगी। तो उसमें कहानी थी फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम। अच्छा। और वो कहानी मैंने तभी तब मैं जानती नहीं थी ये साहित्य है क्या है। कहानी अच्छी लगी, मैंने पढ़ी। और भी घर में किताब थी ताऊ जी लोगों की, पिताजी की, सबकी, तो पढ़ती थी। तो वो जो किताबों से जुड़ाव था वो तभी से शुरू हो गया। अच्छा। फिर जब गोपेश्वर आना हुआ तो गोपेश्वर में बहुत अच्छा साहित्यिक माहौल था, तो लाइब्रेरी से जुड़ना हो गया, फिर कॉलेज जाना हो गया। तो वो किताबों से दोस्ती गहराती चली गई और जो आज तक जारी है। बहुत खूब। लेखन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपकी लेखन का विषय क्या होता है, क्या शैली है? प्रेरणा ऐसा हुआ कि जब गांव आए तो गांव में गांव का परिवेश देखा। पिताजी लिखते थे, भले वो रचनाएं प्रकाशित नहीं हुई, तो गढ़वाली और हिंदी में भी। तो वो जो काव्य का संस्कार है वो तो पिताजी से मिला। अच्छा। हाँ, तो पिताजी तो बाहर जॉब करते थे, तो माँ के साथ ही हम रहे, खेतों में जाना, जंगल, गाय। तो जो पहाड़ को देखने की दृष्टि है, पहाड़ को जो समझने की जो समझ है,
वो माँ से मिली। तो वो जो काव्य संस्कार था, फिर क्या होता था कि शाम को माँ खेतों से आई, खाना खाया हमने, तो माँ हमें छोटी छोटी बाल कविताएं भी सुनाती थी। अच्छा। या जो गढ़वाली के हमारे मांगल जागर हैं उनको माँ गाती थी, तो वो सुनाती थी। तो धीरे धीरे कविता के साथ वो जुड़ाव शुरू हो गया। फिर पहाड़ को देखा, महिलाओं को देखा, तो लगा कि कुछ अंदर हलचल हो रही है, इसको बाहर आना चाहिए। तो जब गोपेश्वर गई, और गोपेश्वर जाना एक तरह से लाइफ का मेरा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर जो अंदर उमड़ घुमड़ रहा था, उसको फिर 12th से तो लिखना शुरू कर दिया तुकबंदी, लेकिन जो छपना शुरू हुआ वो 86-87 से शुरू हुआ। तो ये जो प्रेरणा है पापा से मिली और माँ से वो समझ मिली, तो फिर लेखनी चलने लगी। अच्छा, मतलब माता पिता से आपको प्रेरणा मिली लिखने की, जो आपके अंदर आज जो आप इतनी सुप्रसिद्ध हैं, आपको लोग इतने अच्छे से जानते हैं, आप इतना कुछ काम कर रही हैं गढ़वाली भाषा के लिए, अपनी भाषा के लिए। मैम ये बताइए, आपका जो पहला लेख है वो कब प्रकाशित हुआ और वो अनुभव कैसा था जब पहला लेख प्रकाशित हुआ? बहुत अनुभव के आज भी मैं उस दिन को याद करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो पहली जो रचना, मैं गढ़वाली और हिंदी में दोनों में लिखने लग गई थी साथ ही। तो पहली जो कविता छपी हिंदी की, वो प्रयास पत्रिका निकालते थे बी मोहन नेगी, बहुत बड़े चित्रकार हुए हैं, और उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया मुझे। गोपेश्वर पोस्ट ऑफिस में जॉब करते थे, तो वो हस्तलिखित पत्रिका निकालते थे प्रयास। तो उसमें मेरी वो कविता प्रकाशित हुई, जिंदगी उसका शीर्षक था, और वो था कि मतलब उसकी लास्ट पंक्ति में बोलूँगी। अच्छा। कि अनुभवों का एक पृष्ठ बढ़ाती, उम्र का एक पृष्ठ घटाती तो अनुभवों का एक पृष्ठ बढ़ाती जिंदगी, वो लास्ट थी इसकी पंक्तियाँ। तो वो कविता जब प्रकाशित हुई तो अच्छा लगा कि सबके साथ कविता छप रही। फिर कॉलेज की मैगजीन में कविताएं छपने लगी। फिर उसके बाद हिलास, जो गढ़वाली और हिंदी की पत्रिकाएं थी आंचलिक, उनमें छपने लगी। तो धीरे धीरे वो यात्रा शुरू हो गई। लेकिन वो पहली कविता का छपना वो अपने में एक अनूठा अनुभव था। तो ये जब आप कॉलेज में थी तब आपकी पहली कविता छपी थी, है ना? तो कैसा, मतलब क्या रिस्पांस परिवार वालों का आपके प्रति रहा जब आपकी पहली कविता मिली, छपी? तो कैसा सपोर्ट था परिवार वालों का, क्या रिएक्शन था? नहीं, बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि मैं बचपन से बहुत संवेदनशील रही हूँ। हाँ जी। तो माँ देखती थी मुझे, जानती थी कि मैं छोटी छोटी सी घटनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती हूँ। प्रकृति को बहुत देर तक निहार रही हूँ। अगर खेतों में गई हूँ तो उस हरियाली को देखना, घास काटते हुए, तो माँ जानती थी कि इसके अंदर कुछ कविता का संस्कार है। तो जब छपी और मैं आई, उस दिन ये भी संयोग था कि मैं किसी और चाची लोगों के यहाँ थी रात को। अच्छा। तो जब छप के आई तो मैं सीधे घर वापस आई। बारिश हो रही थी बहुत ही, और लगभग यही मौसम था। तो आई, माँ को बताया, तो माँ बहुत खुश हुई। परिवार में भाई बहन भी दोनों बहुत खुश हुए। पापा बाहर थे, तो पापा जब बाहर से आए, जॉब उस समय बाहर थे, उस समय पापा का शायद भराइल से थे पापा, या टूर पे गए थे पापा। तो आए, तो जब बताया तो पापा को भी लगता था कि ये कुछ है इसके अंदर, जो भाव है ये अभिव्यक्त करना चाहती है। तो सारे परिवार में बहुत खुशी का माहौल था, उनको भी बहुत अच्छा लगा। बहुत खूब। अगर बात करें आपके कविता संग्रहों की, मुट्ठी भर बर्फ और कमेड़ा आखर, आप इसके बारे में बताएं। इनको लिखने की प्रेरणा कहाँ से आई और क्या आपके जीवन को परिलक्षित करता है कहीं से कहीं ये कविता संग्रह जो है? ये दोनों शीर्षक जो है, मुट्ठी भर बर्फ, क्योंकि हिमालयी राज्य में रह रहे और केदार घाटी में मेरा गांव है, तो वो जो सामने चौखंबा की रेंज है वो सुबह उठते ही दिख जाती थी, है ना, चौक से, अपनी तिवार से, डिंडाली से। तो वो लग रहा था कि इतनी बर्फ़ है। तो लगा कि फिर मैंने कहा कि पहाड़ की स्त्रियों को मैं देख रही हूँ, तो लग रहा है कि उनके जीवन में भी जितना ये हिमालय पे बर्फ़ असली हुई, इतना दर्द है। तो मुझे लगा कि कुछ मुट्ठी भर बर्फ़ लेके मुझे कुछ लिखना चाहिए। तो वहाँ से मुझे ये शीर्षक मिला। हाँ जी। फिर जब मैं कमेड़ा आखर, ये 1995 में मेरा हिंदी कविता संग्रह छपा, मुट्ठी भर बर्फ। फिर 96 में आया गढ़वाली का, तो कमेड़ा आखर। तो कमेड़ा आखर मैंने शीर्षक इसलिए रखा कि कमेड़ा आखर का मतलब भी बताइएगा। हाँ, तो बचपन में हम लोग फर्स्ट सेकंड में लिखते थे कमेड़े से। तो गांव मतलब एक मिट्टी होती है, उसमें हल्का नीलापन होता है। तो गांव में जब तक ये व्हाइट वॉश और ये नए आए थे रंग रोगन, तब तक लोग मकानों में वही कमेड़ा भी लगाते थे। बहुत मतलब पुराने जो कच्चे घर थे,
वहाँ भी वो मिट्टी काम आती थी, तो उसको हम कमेड़ा बोलते थे। तो उस वो बोलख्या में हम उसको मम्मी लोग लाते थे खेतों से, जंगल से, जहाँ स्पेशल जगहों पे वो होती थी, तो उसको घोला, उससे हम पाटी पे लिखते थे, तख्ती पे लिखते थे। तो फिर जब मैंने ये शीर्षक रखा तो एक इसके पीछे मेरा ये सोचना था कि एक तो मिट्टी से जुड़े हुए अक्षर हैं, दूसरा प्रारंभिक हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में हम पार्टी पे उससे लिखते हैं। तो इनमें, इन कविताओं में वो परिपक्वता, वो मैच्योरिटी अभी नहीं है। अभी इनमें मेरी भावुकता है और ये सीधे जुड़ रही हैं मेरे खेतों से, मेरे उस घास के जंगल से, उन पेड़ों से। तो इसलिए मैंने उसका नाम रखा कमेड़ा आखर, मैंने कमेड़े के अक्षर जिनमें अभी वो कच्चापन है और वो मिट्टी की सौंधी खुशबू भी है, तो ये उसका शीर्षक रखा। बीना जी, भाषा के सरलीकरण को आप कितना महत्व देती हैं? क्योंकि आपने गढ़वाली हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया है, जो बहुत ही ज़्यादा खुद में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या विचार ऐसा मन में आया, क्या क्यों लगा ऐसा कि गढ़वाली हिंदी शब्दकोश तैयार करना चाहिए, और भाषा के सरलीकरण को आप कितना महत्व देती हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो कविताएं मैं लिख रही थी, तो 91 में शादी हुई रमाकांत बेंजाल हस्बैंड ने, और वो भी लेखन से जुड़े हुए थे। तो ऐसा हुआ कि फिर मैं 93 में मेरी जॉब लगी केंद्रीय विद्यालय संगठन में एज ए हिंदी टीचर। तो श्रीनगर में मैंने ज्वाइन किया। तो हमारा परिवार में विचार विमर्श चलता रहता था कि भाई गढ़वाली में शब्दकोश थे हमारी शब्दकोश से पहले, एक तो जयलाल वर्मा जी का था छोटा सा, और एक मालचंद रमोला जी का, तो बहुत छोटे छोटे थे, उसमें कुछ ही शब्द थे। तो ये लगा कि गढ़वाली में इतनी विशाल शब्द संपदा है, अनूठी शब्द संपदा है, तो इनका एक जगह संकलन होना चाहिए। तो ये विचार हस्बैंड के मन में आया, और फिर हम लोगों ने, मैं हो गई, हस्बैंड हो गए, और स्टेट से प्रिंसिपल रिटायर हैं आदरणीय अरविंद पुरोहित जी। तो हम तीनों लोगों ने विचार विमर्श किया कि एक शब्दकोश हम लोग निकालते हैं। तो पुरोहित जी ने शब्दों का संचयन शुरू कर दिया, हस्बैंड उसकी सेटिंग है डिक्शनरी की, वो सारी चीज़ें उन्होंने देखा, और मेरा ये था कि जो शब्दों का संकलन संचयन हो रहा है, उनकी व्याकरणिक कोटि, उनकी प्रूफ रीडिंग, वो सारी चीज़ें देखनी थी। तो हम तीनों लोगों ने फिर शब्दों का संकलन, हमने भी जितना साहित्य हमारे पास उपलब्ध था वहाँ से भी शब्द संकलित किए। तो वो शब्द हमने इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि ऐसा लगा कि भाई साहित्य तो हम लिख रहे हैं, लेकिन एक शब्दकोश भी होना चाहिए इन शब्दों को एक जगह। तो उस पर हमारा काम शुरू हुआ, और उस पर 15 साल लगे। 15 साल, हाँ, काफ़ी लंबा समय लगा। हाँ, काफ़ी परिश्रम रहा मतलब होगा। 5 साल तो आप लगा लीजिए प्रूफ रीडिंग में ही लगे। हाँ जी, प्रूफ रीडिंग में 5 साल लगे। तो हमारा 2007 में वो शब्दकोश आया। फिर उसके बाद हमारे पास फ़ोन भी आने लगे, जो हमारे साहित्यिक मित्र थे और लोग थे, उन्होंने कहा कि गढ़वाली हिंदी शब्दकोश तो आ गया है, अब हम ऐसा भी शब्दकोश एक चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास हिंदी का शब्द है, लेकिन उसके लिए गढ़वाली का शब्द कौन सा होता है, हम ये भी जानना चाहते। कोई गढ़वाली में लिखना चाह रहा है कि कोई शब्द नहीं मिल रहा है। तो ये विचार आया, तो फिर हमने क्या किया, हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश बनाना शुरू किया। तो उसमें हस्बैंड रमाकांत बेंजाल जी और मैं, हम लोगों ने दोनों ने काम शुरू किया। इस पे भी 8 साल लगे, और इसमें हमने एक चीज़ ऐसी रखी, क्योंकि हमें हमारे किसी मतलब भाषाविद नहीं हमारे, उन्होंने हमें शब्दकोश, दक्षिण की जो हमारी 4 भाषाएं हैं द्रविड़ परिवार की, उनके शब्दकोश गिफ्ट किए थे। उन्हें पता था कि हम शब्दकोश पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो उन भाषाओं में तो हम उनका लाभ नहीं उठा पाए, क्योंकि उसमें देवनागरी लिपि नहीं थी। फिर हमें ख्याल आया कि अगर कोई हमारी गढ़वा जो क्षेत्रीय भाषा है उस पर काम कर रहा है, उसे देवनागरी लिपि नहीं आती है, तो फिर उसके लिए हमने क्या कर दिया, रोमन में भी शब्द दे दिया। जैसे जनगढ़वाली में की ब्याली बीता हुआ जो कल, हाँ जी, वेदबोधन ब्याली, तो हमने क्या किया कि वो तो लिख लिया कि बीता हुआ कल, लेकिन हमने क्या किया, फिर उसको BYALI करके ब्याली भी दे दिया। आने वाला जो कल है भोल, किसु भोल आलू, तो उस भोल के लिए भी हमने क्या कर दिया, BHOL करके ये देवनागरी में रोमन में दे दिया, कि अगर कोई गढ़वाली भाषा के शब्दों पे कोई शोध कार्य कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको पता चल जाएगा कि जो आने वाला कल है उसको भोल बोलते हैं, और जो बीता हुआ है उसको ब्याली बोलते हैं। तो ये विचार हमें वहाँ से आया, तो ये भी हमने दिया। और ये एक तरह से लर्नर कोश था। तो ये कोश, इसका मतलब लोगों ने बहुत सराहा भी, और खूब, ये अब दूसरा संस्करण उसका हमारा तैयार हो गया है, दूसरा आने वाला है।
और उसमें हमने एक खासियत ये की कि उसमें लास्ट में अलग अलग परिशिष्ट दे दिए। जैसे मैंने कहा था गढ़वाली क्षेत्रीय भाषाओं की हमारी शब्द संपदा बहुत समृद्ध है। हाँ जी। आप ये देखिए कि हिंदी में अगर हम कहते हैं उन्मुक्त हंसी, तो हमें हंसी से पहले उन्मुक्त विशेषण जोड़ना पड़ता है, या बनावटी हंसी तो हंसी से पहले बनावटी जोड़ना पड़ता है। गढ़वाली में हमने देखा कि खिकताट, उन्मुक्त हंसी के लिए खिकताट, बनावटी हंसी है निकन्याट, और बेवजह कोई हंस रहा है तो हम बोला कि तू खिकचाट की देखो नहीं। मतलब कितना हाँ, वाइड है, मतलब ये सूक्ष्म अर्थ भेद कि हिंदी में ये शब्द नहीं और हमारे यहाँ उस बनावटी हंसी के लिए अलग शब्द है, बेवजह की जो व्यर्थ की हंसी उसके लिए अलग है, उन्मुक्त हंसी उसके लिए अलग है। ये हमने देखा। फिर ये देखा कि वहाँ हम अगर सिरदर्द हो रहा है तो हम सिरदर्द बोलते हैं हिंदी में, कान दर्द होता है कान दर्द। गढ़वाली में सिरदर्द के लिए मुंडारू, हमारी क्षेत्रीय भाषा में आंचलिक उत्तराखंड की, और कान दर्द होता तो चिनगारू, कमर दर्द है झसक। तो ये सारी चीज़ें। इसी तरह से तापमान के लिए हिंदी में तो बहुत तेज़ गर्म है पानी, या गुनगुना है या ठंडा है। यहाँ आप बहुत गर्म है तो कखी बोलता नहीं चिड़चिड़ू, कखी खिटखिटू, अगर गुनगुना है तो मंततू, और ठंडा है तो उसको बोलते हैं चस्सू। तो टेम्परेचर तापमान के लिए भी पानी के अलग अलग शब्दावली। तो जब ये काम करने लगे वो चीज़ें भी हमें पता चली, तो फिर हमने परिशिष्ट में खेतों से जुड़ी हुई, मकान से जुड़ी हुई ये सारी शब्दावली भी दी। तो ये लगा लीजिए 15 साल गढ़वाली शब्दकोश पे और 8 साल हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश पे हमने काम किया। तो वो मतलब जो हमारा पाठक वर्ग है उसने उससे बहुत सहर्ष स्वीकार भी किया और अच्छा लगा। अब दूसरा संस्करण हमारा हिंदी गढ़वाली शब्दकोश का आ रहा है। अच्छा, इस शब्दकोश की अगर बात करें, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आपको मिली? कोई ऐसी प्रतिक्रिया जो आपको लगा कि हमने कुछ किया है? हाँ लगा, क्योंकि वो हमारा तीसरा शब्दकोश था और उसके बाद आज गढ़वाली में बहुत सारे शब्दकोश आ गए हैं। उसके बाद मतलब काफ़ी लोगों ने, ये संस्कृति विभाग ने भी शब्दकोश, गढ़वाल सभा इनकी ओर से भी आए, बहुत सारे शब्दकोश आए। और जो हमने वो जो शब्दावली अलग अलग की, तो हमने देखा कि बाद में जो बहुत सारी भाषा की पुस्तकें छप रही हैं वहाँ वो शब्दावली आ रही है, लोग उसको उद्धृत कर रहे हैं, दे रहे हैं। गढ़वाली में एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जो ल ध्वनि है बहुत खास है कि ल और ल में अंतर है। तो अगर आप कह रहे खाल तो आपका ये स्किन हो गई। हाँ जी। और अगर आप बोला खाओ तो वो पानी का तालाब हो गया। अच्छा, तो ये ल ध्वनि से शब्द का अर्थ बदल जा रहा है। मेलू तो ये है कोई बीज, कोई दाना, फली का किसी का। मेलू मेला, मेला। तो ऐसे ल ध्वनि से जुड़ी हुई शब्दावली, उससे भी हम जुड़े। तो हमने देखा कि उसके बाद बहुत सराहा गया, उसके लोग ले भी रहे हैं, फ़ोन भी आए। और इस शब्दकोश में हमने एक चीज़ और की कि इसमें हमने कुछ ऐसे संवाद भी दे दिए कि जो लोगों को गढ़वाली सीखने में मदद करे। तो इसलिए भी उसे उसका अच्छा स्वागत और बहुत अच्छा प्रतिक्रिया सब लोगों की मिली। तो खुशी हुई कि कुछ भाषा के लिए हमने काम किया है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो अपनी भाषा से, अपने संस्कारों से कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है। बिकॉज होता है मैम, पहाड़ी परिक्षेत्रों की अगर बात करें तो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे शहरों में जाएं पढ़े, हर पेरेंट्स का सपना होता है। तो आप बहुत ही सराहनीय आपका प्रयास है कि अगर चाहे पेरेंट्स अगर शहरों में भी रह रहे हैं तो ये गढ़वाली हिंदी, गढ़वाली जो गढ़वाली हिंदी शब्दकोश है और गढ़वाली हिंदी गढ़वाली शब्दकोश है, या उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हमारा यही था कि हम नई पीढ़ी के लिए उसको काम, इसीलिए उसका नाम लर्नर कोश था। हाँ जी। और नए बच्चों ने मतलब उससे तो पढ़ा, उसको जाना। कई बार जहाँ उनके मन में कुछ होता था, वे कुछ जिज्ञासा होती थी कि ये शब्द ऐसा क्यों है, वहाँ तो ये बोला जाता है। उसमें हमने ये भी दिया कि गढ़वाली में सूक्ष्म अर्थभेद बहुत ज़्यादा है। जैसे घर शब्द है हिंदी का, हाँ जी, तो कहीं घोर बोलते हैं, कहीं घार बोलते हैं, कहीं घेर बोलते हैं। इसी तरह से डर है, कहीं डैरच, कहीं डौड़च, कहीं डारच। तो ये जो अलग अलग उच्चारण भेद है, तो इसको भी हमने उसमें दिया कि क्षेत्र के हिसाब से। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसे हमारे उत्तराखंड की बात करें, गढ़वाल क्षेत्र की बात करें, तो चमोली की गढ़वाली अलग है, पौड़ी की अलग है, टिहरी की अलग है। तो क्या उनके भी शब्दकोश सारे इनमें मिलेंगे, वो सारे शब्द क्या? हाँ, वो सब है। अच्छा, है अलग है। जैसे मैं हूँ तो मैं केदार घाटी की हूँ तो मैं नागपुरिया, तो श्रीनगर है तो हुएगी सलानी हुएगी। और अगर जोशीमठ साइड आप जाते हैं तो वहाँ पैनखंडा वाला क्षेत्र। अगर आप थराली देवाल की तरफ जाते हैं
तो वो हमारा बधान वाला क्षेत्र आ गया, इधर हमारा सलाण वाला क्षेत्र आ गया, टिहरी वाला टिहरियाली वाला क्षेत्र आ गया, राठ वाला क्षेत्र आ गया। तो ये अलग अलग गढ़वाली के अलग अलग क्षेत्रीय रूप हैं। हमने कोशिश की है कि उस शब्दकोश में उन सारे शब्दों को हमने लिया है। और जो गढ़वाली का एक मानक की हम बात कर रहे हैं, श्रीनगर के आसपास की जो भाषा है, तो हमने कोशिश की है कि उसको एक उन शब्दों को मतलब एक मानक रूप में रखा जाए। लेकिन हमने चाहे प्रतापनगर क्षेत्र का शब्द है, चाहे हमारे उत्तरकाशी क्षेत्र के शब्द हैं, उन सारे शब्दों को लिया है। और उस शब्द को उसमें यहाँ तक हमने जौनसारी शब्द भी लिए हैं, और जो हमारे ये हैं भोटिया जो जनजाति है उनके जो शब्द हैं वो शब्दों को भी हमने उसमें रखा है। रिसर्च बड़ी लगी होगी इसमें। तभी 15 साल हो गए। कितना श्रम, कितना परिश्रम रहा, क्या क्या चुनौतियां रही जब आप लोग ये शब्दकोश तैयार कर रहे थे? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चुनौती वही थी, उच्चारण भेद। हाँ जी, हाँ, कोई कुछ बता रहा शब्द, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ, एक तो वो था उच्चारण भेद। दूसरा ये था कि जैसे जौनसारी के शब्द कलेक्ट करने थे, तो मेरे साथ जो केंद्रीय विद्यालय में टीचर थी जौनसारी भाषा बोलने वाली, मैं उनके घर गई, उनके जो पेरेंट्स हैं या जो सास ससुर हैं उनसे मैं मिली, उनसे शब्द, और ऐसे जैसे भोटिया शब्दों का संकलन किया जो माछा शब्द है। तो मेरे साथ मेरी कलीग्स थी, गोपेश्वर में पढ़ी थी, कमी बड़वाल या शकुंतला राणा मैडम थी वहीं की, चमोली की, तो उनके घर गई, मैं उनके साथ बैठी, तो वहाँ से वो शब्दों का संकलन किया। तो मेहनत हुई। जैसे इनके पास, पुरोहित जी के पास बहुत सारे अनुभव हैं। जब उन्होंने गांव-गांव में जाकर वो, क्योंकि वहीं रुद्रप्रयाग में टीचर थे, तो कुछ बच्चों से शब्द संकलन किए, कुछ गाँव में जाकर, तो बहुत सारे रोचक अनुभव बताते हैं कि एक शब्द कहते हैं कि गुथियार शब्द पर मैं 3 दिन तक घूमता रहा। ये क्या शब्द है? तब जाना कि एक जगह जब गायों को इकट्ठा किया जाता है, उनको वहाँ पे बाड़े में वो तो उसके लिए बोलते हैं। तो ये भी हमें रोचक अनुभव हुए ऐसे। फिर जब मैंने साहित्य पढ़ा, शब्दों को नैन सिंह नेगी जी की किताबों से, उनकी जो गीत संग्रह खुचकुंडी, इनसे लिया, या हमारे ये हैं महाकवि कन्हैयालाल डंडरियाल हैं, या अन्य जो कवि हैं उनकी सारी कविताएं पढ़ी, तो वहाँ जो शब्द मिले उनको भी हमने लिया। तो एक तरह से ये शोध कार्य था और बहुत रोचक था। बहुत, मैं कह रही हूँ कि मुझे भी नहीं पता कि हमारी गढ़वाली में ऐसी शब्दावली है। तो उन सारे शब्दों को हमने लिया। आप देखिए, ये बात बार बार कही जाती है कि गंध बोधक शब्द बहुत ज़्यादा, हाँ, हिंदी में हमें बोलना पड़ता है कि ये इसकी गंध है, ये इसकी गंध है। हमारे हर चीज़ के लिए, अगर सूती कपड़ा जल रहा है तो वो अलग कुतराण आ रही है, ऊनी जल रहा है उसके लिए अलग शब्द है। हाँ, अच्छा, तो ऊनी के लिए क्या क्या शब्द है? सूती के लिए आपने बताया। हाँ, जैसे एक तो हो गया कुतराण, ताकि किकराण, ऊनी अगर जल रहा है, मिर्च जल रही है चूल्हे में तो खिकराण। अच्छा, खिकराण। अगर तेल कच्चा ही तरह हमने खाना उना डाल दिया तो वो तेल की गंध आ रही, उसको तेलाण। अगर दूध, कभी क्या होता है कि गाय दूहते हुए पूंछ घुमा देती है, तो कोई मतलब कोई छींटा पड़ गया उसमें गोबर, तो कभी कभी उस पर मोलाण, कि ये पर मोलाण, ये दूध पर मोलाण होनी। तो ये तो 150 से अधिक शब्द है। इसी तरह से ये जाना कि ध्वन्यात्मक शब्द बहुत है, कि प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज हमारा है, तो वहाँ पर है कि पानी गिर रहा है तो छचड़ाट, सिंस्याट, फफराट, पिपड़ाट, मतलब आप सूखी फली राजमा हमारी बहुत होती थी सेमियाँ, तो जब हम उनको फलियों से बीज निकाल रहे हैं तो उन पर जो आवाज़ हो रही है वो पिपड़ाट है। तो ये अलग अलग चीज़ों के लिए प्रकृति से संबंधित, चाहे सांस्कृतिक शब्दावली है, तो उसमें ये ध्वन्यात्मक शब्द भी बहुत है। और इससे बड़ा कि हमारे जो शब्दों की बात कर रही हूँ मैं, तो मंडाण, पवाण और नवाण, ये 3 शब्द ऐसे हैं कि जो पूरी सांस्कृतिक शब्दावली को खुद में समेटे हुए। मतलब हमारा जो पवाण होता है किसी कार्य का शुभारंभ, ठीक है, हाँ जी। नवाण होता है खेती, मतलब हुई फसल उगी, तो वो जो नया अन्न है उसको हम चढ़ाते हैं, है ना, इष्ट देव को, प्रकृति को, सबको। और मंडाण, जब खेती अच्छी हो गई, खुशहाली आ गई, तो वो सामूहिक रूप से उत्सव मनाया जाता है। तो ये सारी शब्दावली से जुड़े हम इन शब्दकोशों। बहुत खूबसूरत है हमारे ये गढ़वाली शब्द जो है ना, जिनमें अपनापन सा लगता है। सुन के भी कोई भाषा जब हम बोलते हैं, गढ़वाली अपनी भाषा बोलते हैं, तो बड़ा हृदय को छूती है, बड़ी मीठी भाषा है। आपने एक चीज और पूछी थी कि सरलीकरण। हाँ, हम लोग इसके पक्षधर हैं। हाँ जी, क्योंकि जो हमने ये शब्द भी दिए हैं इसीलिए दिए हैं कि भाई कोई शोध कर रहा है तो उसको जान। और जब मैं लिखती भी हूँ गढ़वाली में, तो बहुत ठीक, मतलब बहुत ऐसे शब्द नहीं कि कोई अगर गढ़वाली पढ़ना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, तो उसको वो शब्द टफ लगे। तो मेरी भी कोशिश ये होती है, और हमारे जो बहुत बड़े
इन्होंने लोक साहित्य पे बहुत बड़ा काम किया है, डॉक्टर गोविंद चातक जी। तो वो भी कहते थे कि हिंदी का मतलब गढ़वाली का सरलीकरण होना चाहिए, इसको इतना टफ ऐसे मत बनाओ कि कोई पढ़ना भी चाहे तो वो समझ ना आए। तो ये भी हमारा कोशिश है कि नई पीढ़ी तभी जुड़ेगी, तभी पाठक तभी कनेक्ट होंगे और युवा पीढ़ी तभी जुड़ पाएगी। बस है ना। आप लिख रहे हैं लेकिन लोग कैसे कनेक्ट करें, तो सरलीकरण भाषा का बहुत जरूरी है, उस पर आपने बहुत महत्व दिया है उस बात पे। मैम आपकी लेखन की बात करते हैं, हमने अपनी सारी बात करी, आप ये बताएं एक लेखिका होते हुए, एक शिक्षिका होते हुए, क्योंकि आप एक महिला हैं, आप कैसे अपनी दैनिक दिनचर्या को मैनेज करती थी? क्योंकि 15 साल तो आपको शब्दकोश तैयार करने में लगे, इस बीच आप शिक्षण कार्य में भी रही, है ना, तो कैसे मैनेज करती थी इतनी सारी चीज़ें, कैसे दिनचर्या मैनेज करती थी, परिवार को कैसे संभालती थी? अच्छा, मेरे साथ ये रहा कि मुझे पहले से ही बचपन से ही जब से पढ़ने का बहुत शौक था। मतलब ये था कि रात भर उठी हुई एक एक उपन्यास साहित्यिक खत्म हो रहा है, तो माँ इस चीज़ को जानती थी। तो माँ के साथ तो पूरा सहयोग रहा कि माँ ने कि भाई पढ़ने का इसे बहुत शौक है, तो वहाँ से भी वो पूरा सपोर्ट मम्मी पापा का था कि इसे पढ़ने का शौक है। तो मैं उस दौर में मैं आज देखती हूँ कि बीना देवशाली नाम की बहुत सारी किताबें, मेरे अपना नाम लिखा हुआ, डेट लिखी हुई, मैं मंगाती थी और माँ ने कभी नहीं पूछा इतनी किताबें क्यों मंगा रही है। तो वो सहयोग रहा। जब शादी हुई तो शादी के बाद ऐसा हुआ कि हस्बैंड भी लिखने वाले हैं और इतना सपोर्ट और ऐसा मैनेज करने की, मेरी सास जी गांव में रहती थी, खेती करती थी, जैसे ही जॉब लगी तो खेती छोड़ के, गांव छोड़ के हमारे साथ है। इतना बड़ा सपोर्ट उनका रहा कि तभी मैं इतना काम कर पाई। बिल्कुल। मतलब दोनों जो बच्चे हैं उन्होंने पाले, जब वो स्कूल जाने लगे तब मेरा ध्यान मतलब ये था कि मेरे साथ सोने लगे, रहने लगे। तो मैनेज करने का मेरा यही था कि फिर कुछ तो सपोर्ट सास जी की तरफ से मुझे मिल जाता था। फिर हस्बैंड भी लिखने वाले हैं और वो भी समझते हैं कि भाई जहाँ हमारा सहयोग हो सकता है काम में हम कर सकते हैं। फिर बाद में जब शब्दकोश पे काम हो रहा था, बेटी भी बड़ी हो गई थी, तो किचन के काम में उससे भी मदद मिलने लग गई। फिर ये था कि कंप्यूटर वाला जो काम था तो उसमें कहीं कहीं बेटा भी हेल्प करने लग गया। तो ये सारा सहयोग मिलता रहा। और फिर मेरा दिनचर्या मेरी वही कि मैं आज भी 4 बजे उठती हूँ। मैंने VRS ले लिया है। हाँ जी। और 7 साल हो गए, लेकिन मेरी दिनचर्या वही जो स्कूल टाइम थी मैं थी कि उठना, फिर 4 बजे उठ के आप अपना 6 बजे तक आप पढ़ना लिखना जो भी आपका काम है, मेडिटेशन जो भी है, उसके बाद मैं वॉक पे निकलती हूँ। तो वो दिनचर्या है। तो वो आपने कंटिन्यू करा है VRS के बाद भी? ये मैं तभी कर पाई, परिवार का सहयोग। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है ना। एक बोला भी जाता है शिक्षिकाएं जो होती हैं, शिक्षण क्षेत्र में जो होते हैं बड़े अनुशासित होते हैं, और हमें अच्छा लगा सुन के कि आप अभी भी उस अपनी उस दिनचर्या को फॉलो करती है, हमारे लिए बड़ा अच्छा है, सुन के अच्छा लगा है। मैम एक प्रश्न, आप घूमने का बड़ा आपको शौक है और 2014 में आपने पवित्र नंदा देवी राजात यात्रा भी पूर्ण करी है, उस यात्रा का संक्षिप्त अनुभव हमें संक्षिप्त शब्द में बताएं। हाँ, घूमने का भी बहुत शौक है और हस्बैंड भी बहुत शौकीन है। तो मैं उससे पहले 87 और 2000 वाली यात्रा में भी शामिल हुई थी। तो 87 में तो चांदपुर गढ़ी और 2000 में मैं कोटी में शामिल हुई थी। हस्बैंड ने 2000 की पूरी यात्रा की। 2014 की यात्रा में हम लोग साथ गए क्योंकि हस्बैंड के पास पूरे अनुभव थे कि क्या तैयारी करनी है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो यात्रा पे गए तो उस समय रोड ब्लॉक थी। इसी तरह से हम मसूरी से होते हुए लौटी पहुँचे। फिर वहाँ से यात्रा शुरू की। फिर हम ईड़ा बदानी, कासुआ होते हुए जितने पड़ाव हैं सब पड़ावों पर, कोटी में मेरी पढ़ाई हुई है 2 साल। तो वहाँ के पुराने लोगों से मिलना, वो जागर सुनना, महिलाओं से मिलना। तो इस यात्रा में मेरा ये अनुभव रहा कि एक तो ग्रामीण जो संस्कृति है वो अभी बची हुई है वहाँ है, और वहाँ मुझे पलायन नहीं दिखा। वो जो नंदा राजात वाला क्षेत्र है ना, यात्रा मार्ग है, वहाँ नहीं दिखा। पेड़ों पे फल हैं, खेतों में हरियाली है, कहीं गुड़ाई हो रही है। और ग्रामीण संस्कृति नौटी में तो देखा मैंने कि जब हम लोग बढ़ रहे थे और आगे बढ़ रही थी जात, तो महिलाएं इतनी भावुक हो गई कि नंदा जो हमारी आराध्या भी है, उसे हम अपनी एक ध्यान की तरह भी मानते हैं। तो उसे उन्हें लग रहा था कि वास्तव में हम अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, और वो मतलब आंसू बह रहे हैं। तो उनकी उस यात्रा में उन लोगों का नंदा से जो जुड़ाव मैंने देखा, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। और वो यात्रा फिर हम लोग बेदनी और देखा कि वाण लास्ट गांव है यात्रा का। तो बहुत सुखद अनुभव है, अपनी संस्कृति और प्रकृति दोनों को जाना। बहुत अच्छी रही। बहुत बढ़िया। समय की कमी है, अब जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए जो आपको सुन रहे हैं और ख़ास तौर से जो उभरते लेखक हैं, जो लेखन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? और वो संदेश अगर अपनी भाषा में हो तो बहुत ही अच्छा, और उसका अनुवाद हिंदी में भी ज़रूर करें। जी।
तो मैं जो नए लिखना चिन्ह तो यानी संदेश दियोण चाहूँ यानी रहबार दियोण चाहूँ कि आप बहुत अच्छी बात है कि आप क्षेत्रीय भाषाओं में लिख रहे हैं, लेकिन उसके लिए पढ़े जरूर। हमारा जो जिथा भी चाहे कुमाऊनी ची या गढ़वाली भाषा ची तेमा जो हमारा पुराना लिखवार हुए न जो लेखक हुए न उन बहुत समृद्ध साहित्य लिखे सभी विधाओं पर काम करूँ तो आप होते पढ़ा कविताओं ते पढ़ा। जब आप पढ़ला तभी आपको एक दृष्टि विस्तार मिललू, एक अनुभव विस्तार आपसे मिललू और तभी आप जानला कि की चीज़ों पर लिखणु ची। और आज हमारे विषय बदलीन, पहले विषय कुछ और था, आज विषय बदलीन तो आप तो विषय से भी अवगत होला और पढ़ने से ही एक हम तय नहीं हूँ मतलब भावभूमि को विस्तार बोलूँ। तो अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो खूब पढ़ें और जब पढ़ेंगे तभी जानेंगे कि क्या लिखा गया है, किन विषयों पर लिखा गया है और जो समकालीन कविताएं हैं या लेखन है वो क्या है, उससे जुड़ेंगे आप और तभी आप अपने साहित्य को समृद्ध कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद करते हैं हमारे आज की ये जो चर्चा बीना बेंजवाल जी से हुई, प्रेरक और रोचक चर्चा आपको पसंद आई होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप पढ़ें और आगे बढ़ें, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।